हाउ टू गेट रैंक इन सीए फाउंडेशन। अरे गलत वीडियो पे तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, अगर आप ये टाइटल देखकर इस वीडियो पर पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपके अंदर भी दम है, आपके अंदर वो बात है कि आप सीए फाउंडेशन के अंदर रैंक ला सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और मेरी इस स्ट्रैटेजी को समझना है, तो आप भी सीए फाउंडेशन के अंदर रैंक ला सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से कि कैसे एक बच्चा सीए फाउंडेशन में रैंक ला सकता है। तो पहले एक बात कर लेते हैं, सीए फाउंडेशन हमारी 400 मार्क्स का एग्जाम है, 4 पेपर है। 400 मार्क्स में से जो बच्चा 70% प्लस लेके आता है उसको हम मेरिट लिस्ट के अंदर वाले स्टूडेंट बोलते हैं, यानी कि वो डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं, यानी कि 280 से ऊपर। रैंक अक्सर देखी गई है, जो रैंक आती है बच्चों की वो 85% के आसपास वाले बच्चे होते हैं, यानी कि उनके मार्क्स जो होने चाहिए वो लगभग 320 प्लस या 330 प्लस के आसपास होने चाहिए। तो ज्यादा वक्त ना गवाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप में वो दम है, स्टेमिना है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पढ़ने की इच्छा है और आपके अंदर वो जज्बा है कि हम भी सीए फाउंडेशन के अंदर 320, 330, 340 पार कर देंगे, 350 ले आएंगे, तो फिर आप रैंक के हकदार बन सकते हो। आओ अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन की रैंक की। सबसे पहले जो सीए फाउंडेशन में रैंक लाने का प्रोसेस शुरू होता है ना बेटे, वो आपके सिलेबस से शुरू होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस से बाहर कुछ आ जाएगा ना, आएगा तो सिलेबस के अंदर से ही। इसका मतलब आपके सिलेबस का जो जो क्राइटेरिया है, आपके सिलेबस के अंदर जो जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, समझनी है, याद रखनी है, और ताकि आप पेपर में उसको अटेम्प्ट कर सकें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर ये चैप्टर समझ नहीं आया, छोड़ दें, ये टॉपिक पल्ले नहीं पड़ रहा, काट दें, फिर नहीं रैंक आता ना, फिर रैंक नहीं आता। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम के अंदर से क्या वही क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा जो आप छोड़ के गए थे। और अक्सर देखा गया है जिस क्वेश्चन को आप काटा मारते हो ना, जिस क्वेश्चन को आप सोचते हो कि ये तो आएगा ही नहीं कभी भी, ये कभी आज तक आया ही नहीं, आपके अटेम्प्ट में वही आ जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ करता था और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सिलेबस पहला कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस करना है। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के अंदर जितना भी सिलेबस आता है, जो भी आपके टीचर मेंटोर हैं, जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस भी किताब को फॉलो कर रहे हो बेटे, जो भी सिलेबस का पार्ट है वो आपको करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप एक कदम पहले ही पीछे हो गए हो, रैंकर कैटेगरी से एक कदम आप पहले ही पीछे आ गए हो। ओके सर। दूसरी बात आती है, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही मेन मुद्दा नहीं है, मेन मकसद सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को टेस्ट भी तो करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को पहले टेस्ट नहीं करोगे ना तो बेटे वो इंस्टीट्यूट करने वाला है तेरे को टेस्ट। तो पहले ही टेस्ट कर अपने आप को। कैसे करेगा? रेगुलर टेस्ट दे, रेगुलर वीकली मंथली जो टेस्ट होते हैं वो दो, चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं वो दो, सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट हैं वो दो। फिर जब सारे टेस्ट आपने चैप्टर वाइज दे लिए, वीकली टेस्ट वगैरह वगैरह हो चुके हैं, रेगुलर टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट आते हैं, एमटीपी जिसको बोलते हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे पुराना मॉक टेस्ट देख लो, घड़ी में टाइमर लगाओ 3 घंटे का, पौने 3 घंटे का, और ईमानदारी के साथ टेस्ट दो। पास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इकोनॉमिक्स का उठा लो, मैथ्स का उठा लो, हाँ अकाउंट्स का, लॉ का, पास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो। मान लो आपने पिछला अटेम्प्ट अभी जो सितंबर का निकला है, सितंबर वाला पेपर उठा लो, टाइमर लगाओ और सॉल्व करो। लेकिन अभी नहीं, जब सारा सिलेबस हो जाएगा, जब रेगुलर टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 3 घंटे का जो टेस्ट है, 2 घंटे का जो टेस्ट है वो लगाओ ईमानदारी के साथ। फिर उसकी असेसमेंट करो, चेक करो तुम कहां पर फॉल्टर कर रहे हो, कहां पर तुम्हारे को दिक्कत आ रही है, फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करो। ठीक है, मेरे हिसाब से ही जो मॉक टेस्ट का टाइम होगा ना, आपका मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज लगाने का टाइम, मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर आपका जनवरी 2026 का अटेम्प्ट है तो आपका अटेम्प्ट से कुछ 25 दिन या 30 दिन पहले मॉक टेस्ट देना जरूरी है। 25-30 दिन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही मॉक टेस्ट देने बैठ जाओ पागलों की तरह ना, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, मॉक टेस्ट देके करोगे क्या? पहले सिलेबस कंप्लीट करो, हर चैप्टर को रिवाइज करो, टॉपिक तैयार कर लो। जब तैयारी हो जाए और ऐसा लगे कि हाँ अब मैं तैयार हूं पेपर देने के लिए, अब मैं जा सकता हूं इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने के लिए, उस दिन मॉक टेस्ट लगा कर देखो। पहला मॉक टेस्ट लगाओगे आपको अपनी गलती समझ आएगी, दूसरा लगाओगे आपको अपनी स्पीड समझ आएगी, तीसरा लगाओगे आपको एक्यूरेसी लानी कैसे है वो समझ आएगा। तो धीरे धीरे आप
उस लेवल तक पहुंचोगे जहां पर आपको रैंक मिल सकता है 300, 350, 400, 400 तो नहीं, 350 के आसपास की रेंज, 330, 40, 50 के आसपास की रेंज। ठीक है सर। फिर आती है बात प्रेजेंटेशन की। देखो प्रेजेंटेशन दो ही एग्जाम्स में है, दो तो आपके सब्जेक्टिव हैं ABCD, उसमें तो कोई प्रेजेंटेशन की बात ही नहीं है, उसमें तो गोला लगाना है। गोले लगाने में तो हम माहिर हैं, हर जगह गोला लगा ही देते हैं, उसको छोड़ो। प्रेजेंटेशन आपको किस में चाहिए? प्रेजेंटेशन चाहिए आपको लॉ में और अकाउंटेंसी में। ठीक है, लॉ में प्रेजेंटेशन मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, किस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करोगे, उसका क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है, उस पर क्या लॉ लगता है, कौन सा प्रोविजन लगता है, और फिर उसकी कंक्लूजन कैसे है, जो भी आपका लॉ का टीचर बोलता है। अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। जो भी आपका लेजर का फॉर्मेट है, ट्रायल का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आना चाहिए, उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो भी चीजें आप लिख रहे हो वो साफ सुथरी होनी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि राइटिंग बिल्कुल कैलीग्राफी वाली राइटिंग होनी चाहिए ना, राइटिंग होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए। अक्षर जो लिखे हैं 1000 लिखा है तो दिखना चाहिए वो 1000 लिखा है, कहीं वो 100 ना दिखे, तो वो लिखावट सही होनी चाहिए। वर्किंग नोट जहां जहां रेलिवेंट है वहां वहां बनाने की जरूरत है, वहां बनाओ। जहां पर रेलिवेंस नहीं है वर्किंग नोट की तो बेटे बस ये रेलिवेंस वर्किंग नोट के चक्कर में वर्किंग नोट मत बना के आ जाओ कि मेरे को तो वर्किंग नोट आते हैं, मैं सारी जगह वर्किंग नोट बना दूंगा। जहां पर नहीं चाहिए मत बना, जहां चाहिए वहां बना। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन की बात है। प्रेजेंटेशन ढंग की होगी, अच्छी होगी, पढ़ा जाएगा ना एग्जामिनर से पेपर, तो उसको समझ आएगा, उसको लगेगा कि हाँ यार ये जो बच्चा है ये प्रॉपरली समझा पा रहा है अपनी लिखावट के थ्रू कि वो क्या कहना चाहता है। तो प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। टीचर की नजरों में, चेकर की नजरों में जो अच्छे प्रेजेंटेड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, टॉपर्स के एग्जाम पेपर देखोगे अगर आप, उसकी प्रेजेंटेशन साफ होती है, उसमें ज्यादा काटापीटी नहीं होती है, बार बार काट रहे हो, बार बार इरेज कर रहे हो, वो नहीं करना है। साफ सुथरा, एकदम रीडेबल और साफ पेपर होना चाहिए। हाँ, एक बच्चे को मैंने बोला सर साफ पेपर करके आना है, बेटे उसने पूरा पेपर ही साफ करके आ गया, मतलब वो खाली छोड़ के आ गया। वो नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन दो की ही बात कर रहा हूं मैं, अकाउंट्स की और लॉ की। ठीक है, बाकी में तो क्या ही प्रेजेंटेशन करोगे। तीसरी चीज आती है बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स। यहां पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या है ना कि अकाउंटेंसी बड़ी स्ट्रांग है सर हमारी, अकाउंट्स के हम चैंपियन हैं, लेकिन हमारे को सर लॉ ही समझ नहीं आ रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा लॉ में करना क्या है। फिर बेटे अगर एक भी सब्जेक्ट तेरा वीक रह गया ना, बस वहीं पर मार खा जाएगा। तो रैंकर जो होता है ना, वो सारे अपने जो सब्जेक्ट है उसको बैलेंस करके चलता है। उसके लिए वो सारे सब्जेक्ट्स बराबर हैं, चाहे वो अकाउंट्स है, लॉ है, उसका कोई फर्क नहीं है, चाहे वो सब्जेक्टिव है, चाहे ऑब्जेक्टिव है, कोई फर्क नहीं। उसके लिए तो वो एग्जाम है, उसके लिए वो पेपर है, उसके लिए वो सब्जेक्ट है। होता क्या है कि कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो कभी मैथ्स पढ़ी नहीं, हम तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं। तो नॉन मैथ्स वाले बच्चे को मैथ्स से बड़ा डर लगता है। हाँ, तो वो कहता है सर मेरे को बस वो 10 ऐसे सवाल बता दो जो पेपर में आएंगे वो करके चले जाऊं। बेटे अगर वो आ गए तो तेरे बल्ले बल्ले, नहीं आए तो फिर काम खराब। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच होती है ना, ये रैंकर की सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होती है, होलिस्टिक अप्रोच पे चलता है रैंकर। रैंकर जो होता है वो एक बंदा ही अलग होता है, वो चीज ही अलग है। वो सारे सब्जेक्ट्स को एक ही नजर से देखता है, वो सबको सेम तरह से आंकता है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। तो अकाउंट्स में मान ले तूने 90 नंबर ले भी लिए, पर तेरे लॉ में 40 रह गए, गया रैंक। अकाउंट्स में तेरे 60 आए और इकोनॉमिक्स में तेरे 90 आए, तब भी गया रैंक। प्रॉब्लम समझ रहे हो मेरी? प्रॉब्लम क्या है कि आप हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलो, कोई ज्यादा अच्छा नहीं, कोई ज्यादा बुरा नहीं, सारे बैलेंस होने चाहिए, सारे ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं। कोई भेदभाव किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करना है, चाहे आपने पहले पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबेगा, अंडर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबेगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स, यू हैव टू बी हैव अ बैलेंस अप्रोच इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हमारी कि हम एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट को हम सिर्फ पास होने जोगा छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। लास्ट, रैंकर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब क्या है कि रैंकर कोई ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से टपका है और उसके ऊपर कोई अलग से आशीर्वाद है, नहीं। वो अलग अलग चीजें नहीं करता है, अलग अलग चीजें आपको भी नहीं करनी है। हम क्या करते हैं ना, हम बहक जाते हैं लोगों की बातों के अंदर। किसी ने बोला यूट्यूब पर आकर कि सर मैं सेशन लूंगा, सारे सेशन ले ले, और तुम उसके सेशन में लग गए।
फिर तुम्हारे दोस्त ने बोला यार ये एक टीचर के ना बड़े बड़े मॉक टेस्ट आए हैं, ये सारे मॉक टेस्ट मैं लगा रहा हूं, तो आपने अपना प्रोसेस छोड़ा और इधर आप चल पड़े मॉक टेस्ट के ऊपर। ना, ये नहीं करना है सर। ये ना एक बड़ी अच्छी मार्केट में एक नया टीचर आया है, उस नए टीचर ने नए नए कॉन्सेप्ट निकाले हैं, आपने वो शुरू कर दिए लेने। नहीं, ये तो करना ही नहीं है कभी भी। आप जब भी कभी भी किसी से भी पढ़ रहे हो, कहीं से कोई भी टीचर, कोई भी किताब, कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, पर जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका इंटेंशन, आपका एक फोकस होना चाहिए कि हाँ बस पहले मैं पूरा सिलेबस यहां से करूंगा, मेरे को ये चीजें करनी है, और मेरे को अपनी जो जर्नी है इसमें भटकना नहीं है कि कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। रैंकर ये नहीं करता है, वो सीधी दिशा में चलता है, एक ही लेवल पर चलता है कि बस मेरे को यहां से स्टार्ट करना और मुझे यहां तक पहुंचना है। तो आप भी अपनी एक वो सीरीज बनाकर चलो कि मुझे पहले सारा सिलेबस करना है, फिर मुझे PYQs करने हैं या मॉक टेस्ट करने हैं, फिर मुझे अगर कोई मेरे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जो मेरे वीक सेक्शंस हैं, वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। अगर आप ये कर लोगे ना, तो बेटे आपने रैंकर वाला काम कर लिया है, रैंकर वाला आपने काम कर लिया है। तो आपको बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस नहीं रखनी है, आपको डिफरेंट चीजें नहीं करनी है, आपको बस वही चीजें करनी है जो सारे लोग कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। बस 2 बातें और जुड़ेंगी इसके साथ, एक पेशेंस, हम बड़ी जल्दी पेशेंस खो देते हैं, वो नहीं करना है, हमें पेशेंस नहीं खोना है, और दूसरा हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जो मर्जी हो जाए मैं कर लूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं निकाल दूंगा, जो मर्जी हो जाए मेरा रैंक आएगा, ये कॉन्फिडेंस रखना है, तो पक्का आपका रैंक आएगा। आपको रैंक लेने से कोई रोक नहीं सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो कुछ हटके आज का सेशन था छोटा सा, जिसमें आपको बताना था कि क्या आप भी रैंक ले सकते हो। तो मेरी उम्मीद है कि आप भी रैंक ले सकते हो, और पक्का ले सकते हो। यार सिंपल है, अगर मैंने ले लिया, अगर मेरा रैंक आ गया, तो तेरा भी आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो होपफुली आपका रैंक आएगा और हम सेलिब्रेशन में रैंक खेलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली सेशन के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय एंड कीप वर्किंग हार्ड।